तो आज दिल्ली एनसीआर के हजारों घरों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 100 स्कूलों को थ्रेट ईमेल भेजा गया। इन ईमेल के जरिए स्कूल कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये धमकी भरे मेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया उसका सर्वर रूस में है और धमकी का मॉड्यूल ISIS से जुड़ा है। जी न्यूज की टीम ने इस टेरर मेल को डिकोड कर 5 घंटे के पैनिक की पूरी पड़ताल की। हम आपको परत दर परत पूरे मामले के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली में मची दहशत की इनसाइड स्टोरी। देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों की सुबह आज एक दहशत के साथ हुई। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद के करीब 100 हाई प्रोफाइल स्कूलों में आए धमकी भरे एक मेल ने वहां पढ़ने वाले बच्चों के हजारों माता पिता को खौफ से भर दिया, क्योंकि इस मेल में लिखा गया था कि स्कूलों में बम रखे हैं और इन बम से स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, स्कूलों में भेजे गए इस मेल में ऐसी बातें लिखी थीं जिनके बारे में सुनकर बच्चों के पेरेंट्स के हाथ पांव फूल गए। जी न्यूज के पास उस धमकी वाले मेल की पूरी डिटेल मौजूद है। इसमें ऐसे डरावने शब्दों का प्रयोग है कि हम आपको पूरा दिखा और सुना भी नहीं सकते, लेकिन इसका लबोलुबाब क्या है ये समझिए। अल्लाह की मर्जी हुई तो हम तुम्हें आग की लपटों में डाल देंगे जिससे तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। काफिरों, इंशाअल्लाह तुम इसी आग में हमेशा के लिए जल जाओगे। क्या तुमने सच में सोचा कि बचपन में तुमने जो भी बुराइयां की हैं उसका कोई जवाब नहीं होगा? हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। हम वो आग बन गए हैं इंशाअल्लाह जो सिर्फ बदले की वकालत करता है। इस धमकी भरे मेल को देखते ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे जिहादी सोच है और इसे एक खास मजहब को मानने वाले दहशतगर्दों की तरफ से सर्कुलेट किया गया है। इस थ्रेट मेल की शब्दावली पर गौर करें तो इसमें बार बार इंशाअल्लाह, जिहाद की आग, इस्लाम, काफिर, जहन्नुम, बदला और विस्फोटक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और तो और ईमेल में बच्चों को डराने के लिए लिखा गया है, इंशाअल्लाह छत को देखो, इस छत को गिरा देंगे, हम तुम्हें दफना देंगे, दिल में जिहाद की आग है, पैरों के नीचे से आग निकलेगी, काफिरों का बुरा हश्र होगा, स्कूल में विस्फोटक हैं। ऐसे खतरनाक शब्दों और मंसूबों से भरे मेल को देखकर दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश की जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गईं और इस टेरर मेल के आईपी एड्रेस की जांच में जुट गईं ताकि मेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक जांच में जो बातें पता चली उससे इस धमकी के पीछे विदेशी साजिश का शक जताया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर में दहशत फैलाने के पीछे ISIS का लिंक भी सामने आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ईमेल सवार IIM@mail.ru आईडी से भेजा गया था। आपको बता दें कि mail.ru रशिया की वेबमेल सर्विस है। ISIS पहले भी सवार IM नाम का इस्तेमाल कर चुका है। ये वेब सर्विस रूस और यूरोपियन महाद्वीप में एक्टिव है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मेल प्रोवाइडर है। डर फैलाना उसका पहला मकसद है और वही वो करने में कामयाब भी हुआ है। डर फैला है, पेरेंट्स डरे हुए हैं, पूछ रहे हैं बार बार कल क्या स्कूल खोलेंगे, क्या इस स्कूल में भी है। ये जो सिचुएशन है ये एक साइबर वॉर की ही सिम्टम है। इसमें ऐसे ही होता है, फेक इन्फॉर्मेशन या होक्स इन्फॉर्मेशन फैलाकर लोगों को डरा दिया जाए। फिलहाल इस टेरर मेल को लेकर दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स के पीछे किसी एक शख्स का नहीं बल्कि किसी बड़े संगठन का हाथ है जिसने खास मकसद और साजिश के तहत पूरी घटना को अंजाम दिया। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे और क्या-क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को आज जो थ्रेट मेल भेजा गया उससे जुड़े कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें ISIS का नाम भी सामने आ रहा है। आपको इस टेरर मेल से जुड़ी पूरी डिटेल दिखाते हैं, जरा इसको आप समझिए। ये जो मेल भेजा गया ये सवारिम नाम से भेजा गया। सवारिम नाम का इस्तेमाल इससे पहले भी ISIS करता रहा है। ये पुराना तरीका है इस नाम का इस्तेमाल करने का, क्योंकि सलील अल सवारिम नाम से थीम सॉन्ग भी पहले ISIS की तरफ से बनाया गया था। सलील अल सवारिम का मतलब होता है तलवारों का टकराव या तलवारों की टक्कर। 2014 में IS का बनाया हुआ एक थीम सॉन्ग सामने आया था। ये एक तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो था जिसमें इस गीत का इस्तेमाल किया गया था। थीम सॉन्ग में खून खराबे और युद्ध की बात की गई थी। ISIS इसको विद्रोह का गीत बताता है और ब्रेन वॉश करने के लिए ISIS इसका इस्तेमाल करता है। इसीलिए इस सवारीम के नाम से जब ये मेल आया तो फिर समझ में आ गया कि मेल किसकी तरफ से भेजा गया होगा।
दिल्ली के स्कूलों को मिले धमकी भरे ईमेल मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पूरी स्थिति की जानकारी उन्होंने दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने उन सभी स्कूलों में जांच कर ली है जहां धमकी भरा ईमेल मिला। इस पूरे मामले में पुलिस अब ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। और आइए बढ़ते हैं आगे। तो क्या यह मेल आईएसआईएस ने ही भेजा, और भेजा तो क्यों भेजा, इसके पीछे किसका हाथ है, यह पैनिक बटन दबाया तो दबाया किसने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। क्या धमकी भरी साजिश के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है? क्या हिंदुस्तान में चुनाव के बीच हड़कंप मचाने की साजिश थी? ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द देश की सुरक्षा एजेंसियों की जांच चल रही है। दिल्ली के स्कूलों में बम होने की थ्रेट कॉल्स के मामले में शुरुआती जांच पूरी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बम या विस्फोटक चीज नहीं मिली और यह टेरर मेल पूरी तरह से हॉक्स कॉल करार दिया गया। मगर अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर एनसीआर में यह डर किसने फैलाया। एनसीआर में 5 घंटे तक मचे इस पैनिक का बटन किसने दबाया। सुरक्षा एजेंसियों और साइबर टीम को धमकी वाले मेल की जांच के दौरान आईपी एड्रेस में तो रशियन लैंग्वेज डिटेक्ट हुई है, मगर सूत्रों के मुताबिक स्कूलों को भेजे गए टेरर मेल का लिंक पाकिस्तान से जुड़ता नजर आ रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह साजिश आईएसआई के इशारे पर रची गई और इस साजिश को आईएसआईएस मॉड्यूल के तहत अंजाम दिया गया। धमकी वाला मेल sawarim@mail.ru से भेजा गया था। जांच में पता चला कि सवारिम एक अरेबिक शब्द है जिसका इस्तेमाल 2014 से इस्लामिक स्टेट कर रहा है। इसके पीछे आईएसआईएस का मकसद इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। ये ईमेल आखिर क्यों भेजा गया, कैसे भेजा गया, इसकी जांच तो चल ही रही है, लेकिन एक जांच आपके चैनल जी न्यूज ने भी की है, क्योंकि इसके आईएसआईएस एंगल होने की भी एक इशारे यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। सवारिम शब्द आखिर है क्या, आखिर क्यों इस नाम का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए आपको समझना होगा कि सवारिम शब्द होता क्या है। इसके लिए जब हमने पड़ताल की तो ये कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई जो बताती हैं कि सवारिम शब्द का मतलब होता है तलवारों की टकराहट, और इस सवारिम शब्द का इस्तेमाल एक नशीद यानी एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग के लिए आईएसआईएस की तरफ से किया गया था। 2014 के अंदर इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया, इस गाने को लॉन्च किया गया और आईएसआईएस ने अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस में और खासतौर पर युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए, उन्हें कट्टरपंथी जिहादी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान में मचे इस हड़कंप के पीछे पाकिस्तानी साजिश का शक इसलिए भी जताया जा रहा है क्योंकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक चुनाव के दौरान आईएसआई लगातार हिंदुस्तान में अस्थिरता लाने या फिर पैनिक के हालात पैदा करना चाहता था और इसके लिए आईएसआई के इशारे पर आईएसआईएस हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश रच रहा था। जानकारों का भी मानना है कि इस तरह के पैनिक ईमेल चुनाव के बीच देश का माहौल बिगाड़ने के लिए किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे तत्व हों जो नहीं चाहते हैं कि इस बार के इलेक्शंस शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएं देश में। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम और जांच एजेंसियां तमाम एंगल से इस मामले की तहकीकात कर रही हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन धमकी भरे ईमेल के पीछे पाकिस्तान या किसी आतंकी संगठन की साजिश तो नहीं। ये एक प्रयोग भी हो सकता है। प्रयोग ये देखने के लिए हो सकता है कि आखिर प्रशासन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन टाइम आमतौर पर आतंकी ये करने किसी घटना को अंजाम देने से पहले करते हैं ताकि प्रशासन का, सिस्टम का, जो पुलिस एजेंसीज हैं उनके रिएक्शन टाइम को एसेस किया जा सके। ये खतरनाक प्रयोग हो सकता है, इसलिए इसे कतई हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ये राहत की बात थी कि किसी तरीके का कोई विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसीलिए तमाम एजेंसीज इसकी जांच और पड़ताल में लगी हुई हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस धमकी के बाद जब जांच हुई तो किसी भी स्कूल से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, यानी इस मेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना था। लेकिन इस दहशत के बीच दिल्ली के बच्चों और उनके परिवार के 300 मिनट कैसे बीते, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मैसेज आया कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस को लेके वेकेट करा रहे हैं, तो लेट्स सी अभी बच्चों को लेने आए।
तो क्या स्कूल में बम लगा, बम फिर मैं फटाफट दौड़ गया। दिल्ली के स्कूलों में आए धमकी भरे मेल के बाद लगातार पूरी दिल्ली में पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। बस ईमेल का एक बटन दबा और दहशत, दहशत और सिर्फ दहशत। दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में ऐसा पैनिक मचा कि चारों तरफ कोहराम मच गया। स्कूल प्रशासन परेशान, स्कूली बच्चे परेशान, बच्चों के माता पिता परेशान। चारों तरफ खौफ का माहौल रहा। स्कूल दर स्कूल बम की खबर मिलते ही पुलिस और जांच टीमों का जमावड़ा लग गया। दहशत के वो 300 मिनट, टेंशन, टेंशन और सिर्फ टेंशन। मैं तो रहेगा ही रहेगा, तो सब बच्चों को लेने भगे। वैसे सभी आ ही रहे हैं कि जा चुके हैं सारे बच्चे लगभग। तो क्या स्कूल में बम लगा, बम फिर मैं फटाफट दौड़ गया। तो हमें बता दिया गया है कि कुछ इमरजेंसी कारणवश स्कूल की सडनली छुट्टी कर दी है, अब बच्चों को वापस ले जाइए। दहशत का माहौल ऐसा बना कि स्कूलों के आसपास गाड़ियों की कतारें लग गईं, बच्चों के माता पिता की भीड़ लग गई। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां नजर आईं। खौफ भरे ईमेल आने के बाद सब अपने अपने काम में जुट गए, तो जी न्यूज की टीम भी खबर को खंगालने में जुटी रही। एक साथ इतने सारे स्कूलों को जो है धमकी भरा मेल गया है और उसके बाद तमाम जितने भी एसओपी फॉलो की जाती है, जिसमें कि फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, बम स्क्वाड हो, उन सबको बुलाया गया और पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। कई स्कूलों में जो है कुछ भी नहीं मिला है, संदिग्ध अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर दिल्ली के समेत पूरे एनसीआर की बात करें तो करीब 100 के करीब जो है स्कूल है वो जो है इस तरीके की धमकी या फिर इस तरीके की पैनिक सिचुएशन का शिकार हुए। दिल्ली और नोएडा के ज्यादातर स्कूल ईमेल आने से बम के खौफ में कई घंटों तक जीते रहे। दिल्ली के द्वारका का डीपीएस स्कूल हो या फिर मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल या फिर नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल हो, पुलिस के पास कॉल पर कॉल आती रही। जैसे जैसे स्कूल्स अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज पैनिक मत कीजिए। सो फार जितना हमें समझ आया है, content of the emails is the same and it is likely that the source is also the same. धमकी भरे ईमेल के बाद जो हाल पुलिस थाने में रहा, वही हालत फायर ब्रिगेड के दफ्तर में थी। लगातार कॉल का सिलसिला चलता रहा। घंटों स्कूलों में बम की जांच की गई, लेकिन जिसका संदेह था वही हुआ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। बम की कॉल मिली थी। सर क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर लिया है, बॉक्स कॉल है, कुछ नहीं मिला। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय का बयान आया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को भेजे गए मेल फर्जी हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी कदम उठा रही हैं। दिल्ली के 100 से अधिक स्कूलों और नोएडा के कम से कम 2 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिलने के बाद स्कूल खाली करा लिए गए। लेकिन बम की धमकी मिलने वाले सभी स्कूलों की जांच की गई तो मिला कुछ भी नहीं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। वैसे बच्चे दहशतगर्दों का आसान टारगेट होते हैं और इसकी गवाही दुनिया भर के स्कूलों में हुए हमले देते हैं। हम आपको कुछ पुराने मामले दिखाते हैं। 8 मई 2021 को अफगानिस्तान के काबुल में स्थित गर्ल्स स्कूल में आतंकियों ने हमला किया था और इसमें स्कूली बच्चों समेत 320 लोगों को नुकसान पहुंचा था। इनकी मौत हुई थी या वो घायल हुए थे। 10 मई 2021 को फिलिस्तीन में आतंकियों ने करीब 290 शिक्षण संस्थानों को नुकसान पहुंचाया था। 20 मई 2021 को यमन में एक स्कूल में बम धमाका हुआ, जिसमें मौके पर ही 4 मासूमों की मौत हो गई थी। 21 मई 2021 को माली में सेना ने प्राइमरी स्कूल में सैन्य अभियान चलाया, स्कूली बच्चों और टीचरों को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये कई पुराने ऐसे मामले हैं और अब एक बार फिर से थ्रेट ईमेल भेजे गए हैं दिल्ली के स्कूलों में। तो दिल्ली में एक तरफ कई स्कूलों में बम की धमकी वाली बात भले ही फर्जी निकली, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहें, सुबह इस तरह की कॉल आए। मैं ये केंद्र सरकार से चाहूंगा कि इसकी जांच 2 दिन में करके लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करें। इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार दोषी है, क्योंकि ये लोग वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और तुष्टीकरण के पीछे आतंकवाद ही रहता है। अब सवाल है कि आखिर वो कौन है जो चुनावी माहौल में दहशत फैलाना चाहता है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब ऐसी सीरियल साजिश रची गई हो। जरा देखिए ये रिपोर्ट।
बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूल प्रशासन, बच्चों के माता पिता, सब के सब आज 5 घंटे से भी ज्यादा परेशान रहे। बम निरोधक दस्ते की टीम 100 से ज्यादा स्कूलों में बम को खोजती रही, लेकिन पूरी तफसील से जांच के बाद भी कहीं भी किसी भी स्कूल में किसी भी तरह का कोई विस्फोटक नहीं मिला। 24 का चुनावी माहौल, किसने दिया दहशत का कॉल? इस मामले में फिलहाल कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईमेल के आईपी एड्रेस को खंगाला जा रहा है। हालांकि पहले इक्का दुक्का स्कूलों में ऐसे धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर स्कूलों में एक ही आईपी एड्रेस से धमकी वाला ईमेल जांच एजेंसियों को खासा परेशान कर रहा है। सीरियल साजिश का सूत्रधार कौन? सबसे बड़े साजिशकर्ता की खुलेगी पोल। सीरियल साजिश वाला ये ईमेल कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी स्कूलों की तरह कभी एयरपोर्ट्स पर, कभी हवाई जहाज में, तो कई अस्पतालों में दहशत फैलाने की खबरें आती रही हैं, जो अक्सर फर्जी ही साबित होती हैं। 2 दिन पहले भी ऐसी ही खबर आई जो पूरे तरीके से फर्जी साबित हुई। 29 अप्रैल, मध्य प्रदेश, प्लेन को उड़ाने वाला ईमेल। भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे और दूसरे हवाई अड्डों पर विमानों को बम से उड़ाने का ईमेल मिला। मामले की जांच की गई तो न तो हवाई अड्डों पर और न ही विमानों में कोई भी संदिग्ध सामान मिला। 29 अप्रैल, जयपुर, हवाई अड्डे को उड़ाने वाला ईमेल। बम की धमकी के बाद पुलिस और सीआईएसएफ की टीम अलर्ट मोड पर आ गई। पूरे हवाई अड्डे की पूरी तरह से जांच की गई, लेकिन कोई भी विस्फोटक सामान नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक 4 दिनों के भीतर ये दूसरी धमकी थी। 29 अप्रैल, नागपुर, एयरपोर्ट उड़ाने वाला ईमेल। ईमेल एयरपोर्ट डायरेक्टर के मेल आईडी पर भेजा गया, जिसके बाद इसकी शिकायत एयरपोर्ट के सीनियर अधिकारियों से की गई। खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। पूरे एयरपोर्ट पर जांच के बाद कुछ नहीं मिला। 29 अप्रैल, गोवा, एयरपोर्ट उड़ाने वाला ईमेल। गोवा प्रशासन उस वक्त सख्ते में आ गया जब ईमेल में दक्षिण गोवा के दाबोमिल हवाई अड्डे पर बम रखे होने का दावा किया, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद पूरे परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये तो सच है कि हर बार हड़कंप मचता है और सांसें अटक जाती हैं, लेकिन सवाल है कि लोगों में दहशत फैलाने की ऐसी घिनौनी मानसिकता आती कहां से है और ऐसे लोगों पर क्या शिकंजा कसा भी जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए बढ़ते आगे। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस का सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे कांग्रेस दोनों सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका ऐलान कल दोपहर तक हो सकता है। अमेठी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अमेठी की सूचना हो रहा है, मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। क्या राहुल गांधी वायनाड के बाद अपनी पुरानी सीट अमेठी से मैदान में उतरने वाले हैं, या राहुल गांधी रायबरेली से किस्मत आजमाएंगे? कांग्रेस का दावा है कि इस सस्पेंस से पर्दा अगले 48 घंटे में उठ जाएगा और अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वो 1981 में अपने पिता राजीव गांधी के पैटर्न को ही फॉलो करेंगे। कैसे, पहले आप ये समझिए। 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए। संजय गांधी के निधन के बाद उपचुनाव कराए गए। लंबे सस्पेंस के बाद राजीव गांधी प्रत्याशी घोषित किए गए। 11 मई 1981 के दिन राजीव को प्रत्याशी घोषित किया गया। इसी दिन राजीव गांधी ने नामांकन भी दाखिल किया। राजीव गांधी को चुनाव में 2.5 लाख वोट के साथ बड़ी जीत मिली। इस चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोकदल अध्यक्ष शरद यादव को 21,188 वोट मिले थे। तो क्या 1981 में राजीव गांधी की तरह 2024 में राहुल गांधी को मैदान में उतारकर विरोधियों को चौंकाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? 3 मई अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है। राहुल का नाम फाइनल हुआ
तो वो भी आखिरी दिन नामांकन कर सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा अमेठी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राहुल के रायबरेली से मैदान में उतरने को लेकर भी चर्चा हो रही है। 3 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 तारीख को 2 बजे के बाद नॉमिनेशन कौन करेगा, उम्मीदवार कौन होगा रायबरेली अमेठी से, इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा। इधर रायबरेली में गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस के सचिव KL शर्मा एक्टिव हुए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। रायबरेली में भी कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर लोगों के बीच भी चर्चा जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान के बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति साफ करेगी। गांधी परिवार से विशेषकर एक आत्मीय रिश्ता है और जहां आत्मीयता बहुत ज्यादा होती है वो दुविधा को भी जन्म देती है। यहाँ का जनमानस तो मायूस हो रहा है ना कि गढ़वाला कोई दिख ही नहीं रहा। सभी कांग्रेसी कमर बांधे हुए बैठे हुए हैं कि कब आएंगे और परिवार ही आएगा। फिलहाल रायबरेली और अमेठी की सीट पर सस्पेंस खत्म होने वाला है। अमेठी से स्मृति ईरानी हुंकार भर रही हैं। अगर राहुल मैदान में आते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। और अब बात करते हैं मैनपुरी सीट की, जहां की विरासत को बचाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विशाल पांडे ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और प्रत्याशी हैं। डिंपल जी, मुलायम सिंह यादव के बिना पहला आम चुनाव है जो आप लोग लड़ रहे हैं। इससे पहले उपचुनाव आपने लड़ा, लेकिन पहली बार लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव समाजवादी पार्टी बिना मुलायम सिंह यादव के लड़ रही है। कैसी चुनौती है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं समझती हूँ क्योंकि आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के बाद ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा है, तो स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं अभी भी और लोगों का लगातार साथ समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि मौजूदा सरकार के इधर 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरह का एक्सपेक्टेशंस लोगों को थी कि ये लोग परफॉर्म करेंगे और अब हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कहीं ना कहीं अपने आप को लेफ्ट आउट समझ रही है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोगों का प्यार और साथ मिल रहा है। आप मुद्दे क्या उठा रहे हैं जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लगातार कैंपेनिंग मैनपुरी में आप कर रही हैं। किन खास मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी इस बार? एक तो विकास का मुद्दा है हमारे क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का, और दूसरा हमारा जो है बड़ी संख्या में हमारे युवा बेरोजगार हैं, इसी के साथ MSP नहीं है और जो महंगाई है जिसकी वजह से DAP 3 गुनी कीमत में मिल रही है, उसी के साथ जो बिजली इतनी महंगी है तो किसान को सिंचाई करने में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं समझती हूँ सभी ज़मीनी मुद्दे जो लोग फेस कर रहे हैं आज और कहीं ना कहीं मायूस है और कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम लोगों के बीच में कह के वोट मांग रहे हैं। लेकिन डिंपल जी, मैनपुरी में अमित शाह भी कुछ दिन पहले आए थे, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आप लोगों के ऊपर बीजेपी के ये बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज था, इसके अलावा महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कुछ इस तरह के आरोप चुनावी रैलियों में लगाए जा रहे हैं। किस तरह से आप जवाब देंगी, क्या मानना है आपका? पहले बात तो कि क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था जब लोगों ने चुना था, तो मैं समझती हूँ और जो इनकी बातें कही गई थी, बड़े बड़े जो वादे किए गए थे, क्योंकि अब ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही घिसी पिटी बातें रिपीट कर करके चाहते हैं कि लोग वोट कर दें। लेकिन इस बार मैं समझती हूँ क्योंकि ग्राउंड में हम जा रहे हैं और लोगों में बहुत ही गुस्सा है, नाराज़गी है, और जिस तरह इन लोगों का बर्ताव रहता है सभी समाजों के प्रति, मैं समझती हूँ उसको लेके भी कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं। अमित शाह जी जब मैनपुरी आए थे तो वो एक मुद्दा और उठाकर गए कि राम मंदिर का निमंत्रण आपको भी दिया गया था, अखिलेश जी को भी दिया गया था, ये लोग गए नहीं वहाँ पर। कोई नेवता नहीं मिला था। अगर नेवता मिलता भी तो ये हमारे ऊपर होता कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि जब हम जब हमें भगवान राम बुलाएंगे कि हम कोई भी तीर्थ करने जाते हैं, तो जब बुलावा आता है आप तभी उस तीर्थ तक पहुंच पाते हैं। जितनी भी आप प्लानिंग पहले कर ले आप नहीं पहुंच सकते हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस अगर आई तो वो सर्वे कराएगी किसके पास क्या संपत्ति है, क्या सोना गहना है, क्या चांदी है, और फिर उसे और लोगों में बांटा जा सकता है। ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, मैं समझती हूँ।
और जो ये मंगलसूत्र वाली बात है, क्योंकि चुनाव पास आते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात कह के लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद कर रही है, परिवार से लोगों को टिकट दे रही है। मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। और जो ये परिवारवाद की बात करते हैं, तो जो भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो मैं समझती हूँ जनता के बीच जाके, जनता के वोट से, जनता के साथ से, जनता के समर्थन से ही संसद तक पहुँचेंगे। तो मैं समझती हूँ जो भी इस प्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, वो संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, वो लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, अखिलेश जी से जब आपकी इस चुनाव के वक्त मुलाकात होती है तो क्या बातचीत होती है? क्या सीटों के लेकर कोई रणनीति तैयार करते हैं या कुछ चीज़ डिस्कस क्या करते हैं आप लोग इलेक्शन को लेकर या कैंपेनिंग को लेकर, कुछ चर्चा होती है? अभी तो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ही हमारे लिए मेरे लिए प्राथमिकता है। तो हम बस चाह रहे हैं कि वो एक आध दिन मैनपुरी रुक जाएं, बस, इससे ज़्यादा नहीं। रुक रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं? तो बस अब एक दिन के लिए आए थे और शायद एक दिन और दे पाएंगे। अच्छा, आप ये चाहते हैं एक दो दिन और रुके वो मैनपुरी? नहीं, ठीक है, अब जो, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है तो ठीक है, जो समय मिल जाए वो पर्याप्त है। कितनी आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? नहीं, जैसे मैंने कहा कि बस अब वोटों की जो नंबर है उस पर बस मामला है, बाकी तो ठीक है सब। तो देखिए, ये थे डिम्पल यादव, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद, और इस बार यहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। डिम्पल यादव जीत का दावा कर रही हैं और तमाम बड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मैनपुरी। और यूपी में जिन लोकसभा सीटों पर चर्चा जोरदार है, उनमें से एक है जौनपुर। जौनपुर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए जौनपुर में बाहुबली धनंजय फैक्टर भी है, जिनकी पत्नी बीएसपी से चुनावी मैदान में है। आज ही धनंजय सिंह जेल से जमानत पर बाहर आए। इस पूरे घटनाक्रम का जौनपुर की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहली तस्वीर आज सुबह की है, जब बाहुबली धनंजय सिंह बरेली की जेल से जमानत पर बाहर आए, और दूसरी तस्वीर दोपहर की है, जब जौनपुर में उनकी पत्नी श्री कला ने नामांकन दाखिल किया। और इन दो तस्वीरों से फिलहाल जौनपुर का सियासी तापमान आंका जा रहा है और सवाल सुलग रहे हैं, क्या जौनपुर में धनंजय सिंह फैक्टर साइकिल को पछाड़कर कमल को भी मुरझा देगा? 27 अप्रैल को इलाहाबाद कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इस फैसले के बाद आज वो जेल से बाहर आए। धनंजय सिंह भले ही खुद चुनाव न लड़ पाए, लेकिन जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह जौनपुर में अपनी पत्नी के पक्ष में प्रचार कर पाएंगे। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। यानी धनंजय सिंह की एंट्री ने जौनपुर के सियासी संग्राम को और रोमांचक बना दिया है। जौनपुर में बीजेपी ने कांग्रेस से आए कृपा शंकर सिंह पर दांव लगाया है। वहीं धनंजय सिंह की पत्नी श्री कला सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है, जबकि एसपी ने बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया है। जी न्यूज़।